नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले जानते हैं बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। तो बिहार में कोरोना मरीज की संख्या पहुंच चुकी है 2394 और कल की बात करें तो एक दिन में 228 मामले सामने आए थे। पटना में सबसे अधिक 195 मरीज हैं। वहीं वैशाली जिले में 24 कोरोना मरीज पाए गए। शनिवार को कोरोना से एक और मौत दर्ज की गई है और अब तक मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है 11 है। बाहर से आए 1409 प्रवासी संक्रमित बताए जा रहे हैं। 61,220 सैंपल्स की अब तक जांच हो चुकी है। लॉकडाउन के आज 2 महीने पूरे हो गए और 653 वो आंकड़ा है उन मरीजों का जो इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। और बात वायरस के खतरनाक पंजे की। तो बिहार में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल आंकड़ा 2394 पहुंच गया है और कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि के पीछे बिहार के बाहर से आए लोग हैं, जिनके कारण पिछले 5 दिन में बढ़ोतरी देखी गई है। और चलिए आंकड़ा भी दिखाते हैं। ये वो भीड़ है, वो कतार है, वो ट्रेन है जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को बिहार लाया जा रहा है। अब इसके बाद उन आंकड़ों को भी हम आपको बताएंगे जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये आंकड़ा है और हैरान इसलिए होंगे क्योंकि 5 दिनों में राज्य के कुल मरीजों की जो संख्या है लगभग 38% में वृद्धि दर्ज की गई है। 19 मई को एक दिन में 96 मरीज मिले थे। 20 मई को आंकड़ा बढ़ के 197 पहुंच गया। 21 मई को यह आंकड़ा 211 तक जा पहुंचा। 22 मई को 179 मरीज की रिपोर्ट दर्ज हुई जिसमें पॉजिटिव लक्षण मिले। 22 मई यानी कि कल एक दिन में सबसे अधिक 228 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अगर 5 दिनों के मरीजों के ये आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या पहुंच जाती है 911, जो कुल मरीजों का लगभग 38% है। तो अब ये जानते हैं कि कुल संक्रमित मरीजों में कितने एक्टिव केस हैं, कितने प्रवासी हैं। तो बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या है 2394। इनमें से 1730 कोरोना के एक्टिव केस हैं। 23 मई को 228 संक्रमित मरीज मिले, जबकि कुल संक्रमित प्रवासी 1409 हैं, जो कुल आंकड़े के 58% तक हैं। और यहां ये आपको हम जानकारी देना चाह रहे हैं कि राज्य में अब तक 61,220 सैंपल्स की जांच हुई है। इलाज के बाद 653 लोग ठीक हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं। संजय, आंकड़ा अब डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है कि रोजाना जिस बिल्डिंग की बात हम कर रहे थे, जिन आंकड़ों ग्राफ को हम दिखा रहे थे लगातार, उसमें थोड़ी कमी बीच में आई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? सिर्फ प्रवासी हैं या कुछ और? देखिए, वाकई में जो हम चर्चा कर रहे हैं विवेक, याद कीजिए लॉकडाउन का 4th फेज चल रहा है। 4th फेज में भी कई दिन बीत गए हैं और अब जबकि स्थिति नियंत्रण में होना चाहिए था, आंकड़ा जो है वो भयावह होता जा रहा है। चिंताजनक बात यही है। सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से कल 228 लोगों की पुष्टि हुई है कोरोना पॉजिटिव की, ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा है बिहार के लिहाज से। इसके पहले 21 मई को 211 लोगों का संक्रमण का केस आया था जो पॉजिटिव पाए गए थे। तो निश्चित तौर पर ये जो आंकड़े हैं ये चौंकाने वाले नहीं, वाकई में चिंताजनक आंकड़े हैं। और स्थिति ये बन गई है कि जो माइग्रेंट लेबर हैं वो लगातार आ रहे हैं। तब ऐसे में आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। आज भी बिहार की बात करें तो 91 श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार आ रही हैं। इसमें कई लोग आएंगे। खुद मैंने जो न्यूज कवर किया विवेक, मैंने देखा कि दानापुर स्टेशन पर जहां ये ट्रेन आकर रुकती है, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं होता है। आपस में लोग एक दूसरे से उलझे रहते हैं। चढ़ने की होड़ रहती है वहां पर दानापुर स्टेशन पे कि किस कदर वहां से चढ़ के लोग अपने पैतृक जिले जाएं। तो एक नेग्लिजेंसी, दूसरी तरफ माइग्रेंट लेबर, तमाम जो ऐसी बातें हैं वो वाकई में बिहार के लिए भयावह स्थिति पैदा कर सकते हैं। अगर हम समय रहते नहीं चाहिए, पिछले 5 दिनों के आंकड़े की बात कर लें तो 38% ये आंकड़ा बढ़ गया है टोटल मरीजों का। लगातार ये बढ़ रहा है। आज क्या होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आज ये फिर से एक रिकॉर्ड ब्रेक कर जाए। सबसे ज्यादा 58% जो माइग्रेंट लेबर है वो इससे पीड़ित है। तो निश्चित तौर पर कुछ सोचना होगा। अब जो जांच का दायरा है उसको 5000 प्रतिदिन बढ़ाने की बात कही जा रही है। सरकार अपनी तरफ से तमाम एहतियात बरत रही है, लेकिन जो स्थिति दिख रही है विवेक, कहीं ना कहीं अब लगता है कि लोगों ने भी या सिस्टम में बैठे लोगों ने भी यह मान लिया है कि कोविड-19 के बीच ही हमें अब जीना होगा।
यही कारण है कि धीरे धीरे अब सारे मार्केट्स खुल रहे हैं। जो बिल्कुल संजय, आपने सही कहा कि कोविड-19 के बीच में ही जीने की आदत डालनी होगी और हम सोशल डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंस है उसे बरकरार रखना होगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा, एक दूसरे से जो सट कर बात करने की और हाथ मिलाने की जो परंपरा है इसे तो काफी पहले ही छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अगर देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये वो आंकड़ा है, अब जरा मोटे अक्षरों में आप जान लीजिए। ये मोटे अक्षर बता रहे हैं कि संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। सैंपल्स की जांच जरूर हो रही है, इसमें रफ्तार आई है, तेजी आई है, बावजूद इसके डर इस बात का है कि आंकड़े कम नहीं हो रहे। प्रवासियों पर सीधे इसका ठीकरा फोड़ देना भी गलत होगा, क्योंकि प्रवासी तो आ रहे हैं, चलिए उनके साथ कई केसेस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं, लेकिन जो यहां बिहार में रह रहे जो लोग हैं उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, उन निर्देशों का, उन नियमों का पालन करना होगा, जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहें और पूरा सूबा स्वस्थ रहे। तो वाकई चिंता का सवाल है, चिंता का कारण है कि प्रवासियों में बढ़ते संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वजह यही है कि सीएम नीतीश कुमार ने लगातार 2 दिनों तक इसकी समीक्षा की। सीएम नीतीश कुमार लगातार 2 दिन से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ते रहे, उनके स्वास्थ्य के साथ रोजगार पर भरोसा भी उन्हें दिलाया। लोगों ने भी कहा नून रोटी खाएंगे, बिहार से नहीं जाएंगे। यही रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे और बिहार से नहीं जाएंगे। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। ये उस प्रवासी मजदूर के मन की बात है जो उसने सीएम नीतीश कुमार को बताई। कोरोना ने सबक सिखा दिया है, अपने घर की नून रोटी परदेश के पकवान से ज्यादा अच्छी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगातार 2 दिनों से क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों से बातचीत कर उनका हालचाल जान रहे हैं। शनिवार को भी 10 जिलों के 20 क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासियों से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में एक प्रवासी मजदूर गाना गाकर अपने मन की बात बताने लगा। लॉकडाउन भारत का हम मिलके सफल बनाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है, नून रोटी खाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत ठीक। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। कोरोना को भगाने को लेकर की गई इस तुकबंदी से सीएम सहित सभी के चेहरे खिल गए। सीएम नीतीश कुमार ने जब उस मजदूर से सवाल किया कि अब तो वो बाहर नहीं जाएगा ना, तो उसका जवाब लाजवाब कर देने वाला था। सब भगा देना है और यही रहना है, अब कहीं जाना नहीं है। अब यही भागने की जरूरत नहीं है, अब यही रहना है। नहीं सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है, जरा प्रेम से खाइए। मजदूर की बात पर मुस्कुराते सीएम ने कहा कि सिर्फ नून रोटी ही नहीं, प्रेम से सब कुछ खाइए और बिहार में रहिए। कोरोना ने सबको सबक सिखा दिया है। उम्मीद है कि सरकार ऐसे लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार पैदा कर देगी, ताकि अब इन्हें दोबारा अपना घर छोड़कर परदेश न जाना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। सर, नून रोटी खाएंगे, बिहार में रहेंगे। ठीक है। तो सीएम नीतीश कुमार बाहर से लौट रहे प्रवासी मजदूरों से बिहार में रहने का आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए रोजगार के इंतजाम की बात कर रहे हैं और पार्टी के विधायक उन्हीं मजदूरों को हेकड़ी दिखा रहे हैं। वो रोजगार नहीं दिए, इस गांव को मिला सकता 200 300 लोग बाहर तो सुना आपने, ये माननीय मजदूरों पर अपना रौब झाड़ रहे हैं। विधायक चियापा खो बैठे हैं। अब जरा पूरा माजरा समझ लीजिए। दरअसल शेखपुरा से जेडीयू विधायक रणधीर सिंह सोनी अपने विधानसभा में प्रवासी मजदूरों का हाल जानने क्वारंटीन सेंटर पहुंचे थे।
लेकिन मजदूरों ने जैसे ही रोजगार की बात की, विधायक जी भड़क गए और लगे मजदूरों को खरी खोटी सुनाने। विधायक की बदसलूकी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगर इस गांव आप 10 साल इस एरिया के विधायक रहे सर, वो रोजगार नहीं दिए तो इस गांव को क्या, इस एरिया को भी रह सकता है 200 से 300 लोग बाहर। बाबूजी तुमको पैदा किए, रोजगार दिए हैं? क्यों नहीं रोजगार दिए हैं? तुम वोट मांगने के लिए भी आए हैं? वोट नहीं, प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम की चाहिए कि नेता का काम है को रोजगार देना। हालांकि विवाद बढ़ने पर विधायक जी सफाई देने में भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि पारिवारिक संदर्भ में हमने मजदूरों से यह सब बातें कही हैं। पिंटू उसने कहा कि 10 साल में आपने हमको कोई काम नहीं दिया, तो हमने उसको भतीजा के नाते बोला, उसके पिताजी भी वहीं पर थे, कि तुम्हारे बाबूजी मैंने कहा, आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि तुम्हारे बाबूजी तुमको पैदा किए हैं, कोई काम रोजगार दिए हैं? वाह विधायक जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। लगता है माननीय जब प्रवासी मजदूरों पर रौब झाड़ रहे थे तो वो भूल गए कि इसी साल चुनाव भी होने हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें चुनाव की याद आई तपाक से सफाई देने भी चले आए। अजीत कुमार, न्यूज 18, शेखपुरा। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हो गई है। गोरियाकोठी प्रखंड के सिसई मध्य विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर में युवक रह रहा था। रात में उसे पेट दर्द की शिकायत हुई। सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने बवाल काटा। स्टेट हाईवे 73 को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि क्वारंटीन सेंटर में लापरवाही के कारण युवक की मौत हो गई। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मुकेश, कहा जा रहा है कि पेट में दर्द की शिकायत थी, लेकिन एक बात और भी है कि क्वारंटीन सेंटर में इंतजाम नहीं था और इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। मुकेश, तो सिवान से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। रात में पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। हालांकि क्वारंटीन सेंटर में हंगामा हो रहा है इस बात को लेकर कि इंतजाम सही नहीं है। आक्रोशित लोग गुस्से में हैं, विरोध कर रहे हैं। इधर प्रवासी मजदूर बिहार की सियासत और बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियां अभी से ही इस मुद्दे को लपकने की तैयारी में है। विपक्ष जहां इसके सहारे चुनाव में जाने की तैयारी में है, वहीं सत्तारूढ़ पार्टियां भी अब प्रवासी मजदूरों से उम्मीदें लगाए बैठी हैं। बिहार में महागठबंधन भले ही खंड खंड है, लेकिन सोनिया गांधी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तेजस्वी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तीनों शामिल हुए। भले इन सब नेताओं में मनभेद और मतभेद हो, लेकिन अप्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ये सभी एक साथ नजर आए। जाहिर है बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और माइग्रेंट लेबर से एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। कहीं कोई काम देने के फेरे में नहीं है, भाषण हो रहा है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में अप्रवासी मजदूर निर्णायक होंगे कि सरकार किसकी बनेगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर आरजेडी ने अपनी मंशा खोलकर जाहिर कर दी है, तो नीतीश खेमा भी मजदूरों पर दांव आजमाने में कहीं पीछे नहीं है। जानकार भी मानते हैं कि आगामी चुनाव में प्रवासी मजदूर बड़ा मुद्दा बनने वाले हैं। ये चुनाव बड़ी चीज नहीं है। जब लोग जिंदा रहेंगे, जब लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालेंगे। तो अभी हमारा जो मकसद है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कैसे हम सेव करें। सारे सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी पार्टी, सभी की नज़र उस पर एकदम लगी हुई है कि कैसे उसको अपने पाले में हम करें, क्योंकि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा वह पूरी तरह से फोकस्ड होगा प्रवासी मजदूरों पर या श्रमवीरों पर होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख से ज्यादा मजदूर बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहते हैं और कोरोना संकट काल में सभी मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। सामने चुनाव है, ऐसे में सियासी दलों की नजरें भी उन्हीं पर टिकी हैं। कोरोना त्रासदी के बीच ये कह पाना अभी मुश्किल हो रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव कब होगा, या फिर ये भी तय नहीं हो सका है
कि ये चुनाव किस पद्धति यानी कि ईवीएम या फिर ऑनलाइन चुनाव होगा, लेकिन बहस अब इस पर छिड़ी है कि अप्रवासी मजदूरों का सबसे बड़ा हितैषी कौन है। शायद यही कारण है कि लगता है कि तमाम सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरने को तैयार खड़ी है। सभी पार्टियां इसलिए भी रिझाने में लगी हैं क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक सामने दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना संकट में केंद्र ने बिहार को दी है 11,744 करोड़ की मदद। गरीबों को दिए गए 5,719 करोड़ नकद और 6,024 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त खाद्यान्न। यह कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का। उनका कहना है कि 5,719 करोड़ डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में और 6,024 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न का वितरण किया गया है। सुशील मोदी ने राजद कांग्रेस से पूछा है कि बताएं कि क्या उनके शासनकाल में बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं के समय भी बिहार के पीड़ितों को मदद की जाती थी? क्या लाखों पीड़ितों को बाढ़ खत्म होने के महीनों बाद तक कुछ किलो अनाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था? मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन के दौरान बिहार के गरीबों को 11,744 करोड़ रुपए की मदद की है। मैं राजद और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इसके पहले भी बिहार और देश में विपदाई है, वो बताएं कि बिहार के गरीबों को कितनी मदद मिली। गोपालगंज के हथुआ प्रखंड में बने क्वारंटीन सेंटर में जहरीला सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। जहरीला सांप करैद था जिससे श्रमिकों ने अपनी जान बचाने के लिए मार दिया। बताया जा रहा है कि सांप उस कमरे में निकला जिसमें 6 लोगों को रखा गया था। गनीमत यह थी कि सांप पर श्रमिकों की नजर पड़ गई, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। लॉकडाउन में बिहार के पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह अपने गांव में खेती कर रहे हैं, अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। जमुई के खैरा प्रखंड के पकरी गांव के रहने वाले नरेंद्र सिंह पिछले 2 महीने से अपने गांव में हैं। इस दौरान वो खेती तो करा ही रहे हैं, खुद भी ट्रैक्टर चलाकर अपने खेतों की जुताई कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह का कहना है कि बिहार लौटे प्रवासी मजदूर अगर चाहें तो बिहार की खेती के क्षेत्र में बिहार को नंबर 1 बना सकते हैं। उनसे बातचीत की केसी कुंदन ने। जो फिलहाल लॉकडाउन में अपने घर जमुई के जो पकड़ी स्थित घर है वहीं रह रहे हैं और खेती से लगाव के कारण, जो खेती और पशुपालन मवेशी से जो लगाव है उसके कारण वो लगातार जो लॉकडाउन में खेती कर रहे हैं। इवन वो खुद ये ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं खेतों में और कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं इस 2 महीने के अंतराल में जब मुझे घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंधित है ये कोरोना के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में जब मैं यहाँ हूँ तो मैं खेती करवा रहा हूँ और कर भी रहा हूँ खुद, और इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारे गांव के लोग या दूर दराज के लोग या आपके मीडिया के माध्यम से अगर आप आए हैं आज मेरा साक्षात्कार करने और मुझसे ले रहे हैं, तो ये आपने भी देखा कि मैं ट्रैक्टर चला रहा था, आप आ गए इस बीच, तो ये संदेश देना चाहते हैं कि यह पेशा सबसे सम्मानित पेशा है कि जो आए हुए मजदूर भारत के विभिन्न प्रदेशों में कार्यरत थे, लौटे हैं, अगर वो चाहेंगे तो बिहार अकेले इस देश का नंबर 1 किसान खेती के मामले में पूरे भारत में अपना एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। सरकार इस पर ध्यान दे। जैसा कि पूर्व मंत्री का सीधे तौर पर कहना है कि एक कोरोना काल एक मौका दिया है कृषि में सुधार के लिए और उन मजदूरों को जो बाहर लौटे हैं उनको कृषि से जोड़ने के लिए। इनका सीधे तौर पर कहना है कि वैसे अब जरूरत है कि सरकार इस ओर ध्यान दे ताकि कृषि को बढ़ावा मिले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और लॉकडाउन की वजह से बांका का पौराणिक स्थल मंदार भी प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन की वजह से यहां के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारियों को तो दिक्कत हो ही रही है, पर्यटकों के ना आने से आसपास के दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानें बंद हैं और परिवार का पेट पालना मुश्किल हो रहा है। मंदार में हिंदू, जैन और सफा 3 धर्मों का संगम है। पहले पर्यटक आते थे बहुत दूर दूर से, जैसे जैन धर्मावलंबी, सफा धर्मावलंबी, ये सब का जुटान होता था यहाँ पे, जिससे मंदिर के भी पुजारियों का भी रोजी रोटी चलती थी, दुकानदारों का भी बिजनेस होता था। पर तो एक भी पर्यटक अभी नहीं आ रहा है जब से लॉकडाउन हुआ है, इस वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई है।
पूरा परिवार लेकर के यहाँ रहते हैं। सिवान में महिला का पेड़ से लटका शव बरामद किया गया है। घटना माधोपुर गांव की है। शव के पास से होम क्वारंटीन का एक शपथ पत्र मिला है, जिससे महिला की पहचान हुई। महिला माधोपुर गांव की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों मामलों पर जांच कर रही है। और बेगूसराय पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। ताजा मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र का है, जहां के रहने वाले मधुसूदन पासवान की माने तो वे भूमि विवाद के मामले में केस दर्ज कराने SC/ST महिला थाने गए थे, लेकिन महिला थाना प्रभारी ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसका फोन पर बातचीत का ऑडियो भी वायरल है। इसके बाद उन्होंने DSP से गुहार लगाई, लेकिन DSP के आदेश के बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ। DSP ने बताया कि पूरे मामले की जांच हो रही है और सही पाए जाने पर दारोगा पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और आगे देखिए जोहार झारखंड।